हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्लास ट्वेल्थ का हम लोग पढ़ रहे थे जीवों में जनन हम पढ़ रहे थे। तो जीवों में जनन में हम बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ चुके थे। अलैंगिक जनन क्या होता है ये पढ़ चुके थे। आज हमें जो पढ़ना है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन वो जनन है जिसमें विपरीत लिंग वाले, जैसे कि नर और मादा, ये दोनों विपरीत लिंग हैं। तो उनसे क्या होता है कि उनसे गैमेट का निर्माण होता है, नर गैमेट मादा गैमेट, फिर दोनों के फ्यूजन से जो होता है जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है। ठीक है, जैसे कि हम ह्यूमन में भी देखते हैं कि हमें पता है कि दोनों में 23 प्लस जो 22 प्लस, सॉरी 23 नहीं, 22 प्लस XY क्रोमोसोम होते हैं। फिर उसके बाद दो और उसके ये जो होते हैं, और मादा और नर दोनों में अलग अलग होते हैं। नर में जो होता है वो 22 प्लस XY होता है और जो मादा में होता है वो 22 प्लस XX होता है। फिर उसके बाद इन दोनों से अलग गैमेट बनते हैं, जिसमें से दोनों में से ये जो आटोसोम्स हैं वो तो जाएंगे ही, जो क्रोमोसोम्स हैं उसके अलावा फिर ये एक्स या वाई ऐसे जाता है, ये हमें पता है। तो वो लैंगिक जनन इसी को कहते हैं कि नर और मादा से जो होता है पहले गैमेट का निर्माण, फिर उसके बाद उनके दोनों के फ्यूजन से, दोनों के मिलने से जाइगोट का निर्माण, फिर जाइगोट में डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से एक नया जीव बनता है। तो आइए अब हम देखते हैं लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मक गैमेटों का निर्माण शामिल है। वही बात लिखा हुआ है, ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। ये अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। यानी कि अलैंगिक जनन सिंपल होता है, सिंपली हो जाता है, ये थोड़ा सा जटिल प्रक्रिया है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वो अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती है। यानी कि हमने पढ़ा था कि जो अलैंगिक जनन होता है उसमें जो संतान उत्पन्न होती है वो अपने जनक के बिल्कुल सेम रहती है, सिमिलर होती है। लेकिन लैंगिक जनन जो होता है उसमें ऐसा नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसमें पूरा किसी एक पेरेंट से तो आता नहीं है, आधा आधा आता है, आधा मदर से आधा फादर से मिलता है। उसके बाद उनके आपस में फ्यूजन से एक नया कैरेक्टर उत्पन्न होता है। तो हमने जैसे कि आनुवंशिकी पढ़ा था, आनुवंशिकी में भी हमने पढ़ा था कि लंबे पौधे हैं, बौने पौधे हैं, वो दोनों मिल रहे हैं तो कैसी संतान उत्पन्न हो रही, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो नए कैरेक्टर वाले भी उत्पन्न होते हैं। तो जो लैंगिक जनन से जो भी मीन्स ये उत्पन्न होगी संतान, वो अपने जनक के एकदम समरूप नहीं होगी। हमने घरों में भी देखा है कि ऐसा तो है नहीं कि जो सिमिलर रहते हैं, थोड़ा बहुत मिलते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एकदम अपने पेरेंट की कॉपी नहीं होते हैं ना। कुछ कुछ कैरेक्टर उनके मदर के हैं, कुछ कैरेक्टर फादर के हैं, यहाँ तक कि किसी और के भी कैरेक्टर रहते हैं। जैसे कोई चीज़ उनके दादा से मिल रही है, कोई चीज़ नाना से मिल रही है, तो ये चीज़ भी होती है। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि ये बाह्य आकार की आंतरिक संरचनाओं और शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग हैं। जो पादप जंतु और फंजाई हैं तो उनका जब अध्ययन करते हैं तो ये बाहरी आकृति और आंतरिक संरचना, शरीर क्रिया, ये सब में एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन जब ये लैंगिक जनन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं तब ये ऐसे पैटर्न को अपनाते हैं जो एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो इन विविध जीवों के सामान्य हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। यानी कि एक निश्चित अवस्था होती है जिसमें वो बढ़ते हैं, इसके पश्चात ही वे लैंगिक जनन कर सकते हैं। यानी एक फेज़ होता है जब, जैसे बचपन से लेकर जो प्यूबर्टी तक का फेज़ होता है, उसी के बाद वो लैंगिक जनन कर सकते हैं। एक छोटा बच्चा है, बच्ची जो कि न्यू बॉर्न है, वो कैपेबल नहीं होता लैंगिक जनन के लिए। ये बेसिक चीज़ है, हमें सबको पता है। तो वृद्धि का ये काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में ये कायिक प्रावस्था कहलाती है। यानी कि जो काल, ऐसा काल जिसके बाद ये लैंगिक जनन कर सकते हैं जीव, तो ह्यूमंस में तो ये किशोर अवस्था कहलाता है, प्रावस्था, और पादपों में ये कायिक व्यवस्था प्रावस्था कहलाती है। ये प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। यानी सभी जीवों में जैसे जिसका जीवन काल जैसा होता है उसी के अकॉर्डिंग उसकी किशोरावस्था या प्रावस्था होती है। किशोरावस्था या फिर कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का आरंभ है। यानी जब ये किशोरावस्था समाप्त होती है तो जनन प्रावस्था का आरंभ होता है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है।
तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? किशोरावस्था अथवा वयस्कता। फिर है, अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? क्या कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता है? यानी कि ये बता रहा है कि जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये सब चीज़ें ध्यान से फिर समझ में आएगी। पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि कुछ सीजनल जो प्लांट्स होते हैं उनका एक खास सीजन होता है, इसी में उनमें प्लांट्स में फ्लावर्स आते हैं, तो वही उनका जो होता है उनका रिप्रोडक्टिव टाइम वही होता है। या फिर ऐसे हम लोग देखते हैं कि एक खास टाइम होता है जिसमें जो ये जनन की जो उनकी होती है अवस्था, वो देखिए हम खास देखेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है गाय, भैंस, बकरी, ये सब में भी एक रिप्रोडक्टिव खास फेज देखने को मिलता है। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। यानी कि इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है सिर्फ उतना ही होता होगा। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस क्यूनियाना, ये जो नाम है इसका साइंटिफिक नाम है, इसका जो नॉर्मल सामान्य नाम है वो है नीला कुरिंजी, 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। आप में से अधिकांशतः ये जानते होंगे कि इस पादप ने सितंबर-अक्टूबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए कि जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क के किनारे पर पुष्पों का एक कालीन सा बिछा दिखाई पड़ा, जिस दृश्य से सैलानियों की एक बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उनके प्रजनन व्यवहार के पूर्ण, उनकी शारीरिक एवं आकारिकी के बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है, यानी जनन प्रावस्था जो उनकी होती है अलग अलग होती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनसे जनन परिपक्वता का पता लग सके? तो ये आपका जो है होमवर्क है कि आपको मानव में, ह्यूमन में क्या क्या चेंज आते हैं किशोरावस्था में, उसको इसकी एक सूची तैयार करना है। आप अपनी बुक्स देखेंगे या कहीं और गूगल पे कुछ भी देखेंगे तो ये मिल जाएगा कि किशोरावस्था में क्या क्या चेंजेस आते हैं। मेल और फीमेल आपको अलग अलग चार्ट बना के उस पर लिख के ये होमवर्क आपको करना है। प्राणियों में उदाहरणार्थ पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं, अथवा क्या ये किसी मौसम से संबद्ध घटनाक्रम है? मेढक और छिपकली में प्रक्रिया कैसे होती है? आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले पक्षी केवल विशेष मौसम आने पर अंडे देते हैं। यद्यपि संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसा कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जाती है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित ना होकर इसकी बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है, इसे मानव कल्याण कहते हैं। जनन प्रवस्था के दौरान अपरास्तनीय मादा के अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका और हार्मोन्स में परिवर्तन आने लगते हैं। नॉन प्राइमेट स्तनधारी जो होते हैं जैसे गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे जाते गए हैं जिन्हें मध्यचक्र यानी ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। यानी अगर कहीं क्वेश्चन पूछता है कि ओएस्ट्रस साइकिल या मध्यचक्र क्या है, तो ये लिखेंगे कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों में जो जनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन देखे जाते हैं वो मध्यचक्र कहलाते हैं, जबकि प्राइमेट यानी बंदर, एप्स और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। अधिकांशतः स्तनधारी, विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं, अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं, यानी जो वन में रहते हैं उनमें जो चेंजेस होते हैं उनको मौसमी प्रजनक कहते हैं। अधिकांशतः स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें सतत प्रजनक कहा जाता है। जो स्तनधारी होते हैं मैमल्स, वो अपने जो उनका जनन काल होता है वो कभी भी जनन कर सकते हैं, जिनको इसके कारण इन्हें सतत प्रजनक कहते हैं, यानी वो कभी भी अपने रिप्रोडक्टिव फेज में कभी भी वो जनन कर सकते हैं। इस तथ्य से सभी परिचित हैं कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहें, परंतु वृद्ध होने का अर्थ क्या है? प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जा सकता है। यानी वृद्ध होने का मतलब ये है कि प्रजनन आयु जो है वो समाप्त हो जाती है। शरीर में जीवन की अवधि में के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होना, जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीमी गति से होने लगता है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु तक ले जाती है।
यानी एक बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके बाद किशोर होता है, एक जवान होता है, फिर उसके बाद वृद्ध होता है, फिर मृत्यु तक जाता है। पादप तथा प्राणियों में दोनों ही में तीनों प्रावस्थाओं के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए गए हैं। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारकों के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती है। यानी कि हार्मोन्स होते हैं और जो पर्यावरणीय कारक होते हैं उसमें परस्पर क्रियाएं होती हैं, जिसकी वजह से जनन क्रिया और व्यवहारिक अभिव्यक्ति जो होती है वो होती है नियंत्रित होती है। अब है युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि युग्मक जनन नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। युग्मक एक प्रकार से अगुणित कोशिकाएं होती हैं, यानी कि अगुणित कोशिकाएं होती हैं। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे के समान दिखाई पड़ते हैं, यानी कुछ शैवाल ऐसे होते हैं जिसमें दो युग्मक जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण वो समयुग्मकी या समयुग्मक कहलाते हैं, क्योंकि इनकी एक रूपता के कारण इन्हें हम नर तथा मादा युग्मकों के रूप में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते, यानी इतने सिमिलर होते हैं कि नर और मादा में डिफ्रेंशिएट नहीं किए जा सकते। हालांकि अधिकतर लैंगिक प्रजनन जीवों तथा आकारिकी रूप से स्पष्ट दो प्रकार के विषम युग्मक पैदा किए जाते हैं, यानी जो मेनली होता है नॉर्मली वो विषम युग्मक होते हैं। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पुंगणु या शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड तथा डिंब कहते हैं। अब देखिए 1.5 में देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है यह युग्मकों की किस्में, ये सब युग्मक है। आ में देखिए बिल्कुल सिमिलर है। बा में देखिए ये है फ्यूकस के विषम युग्मक, देखिए एक छोटा सा एक यहाँ पे। और सा में देखिए मानव के विषम युग्मक। मानव का तो हमें पता है ओवम होता है और स्पर्म होता है, तो इसी तरीके से ये मानव में हमें पता है कि लैंगिक जनन ही होता है, तो ये अंडाणु है और ये जो है स्पर्म इसको बोलते हैं, ओवम और स्पर्म। तो ह्यूमन में लैंगिक जनन होने के लिए ओवम और स्पर्म का फ्यूजन जो होता है ज़रूरी होता है। अब है जीवों में लैंगिकता। ठीक है, आइए हम देखें जीवों में लैंगिकता क्या है। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों में युग्मन होता है, यानी जीवों में जो लैंगिकता होती है उसमें दो जो होते हैं युग्मक उनमें युग्मन होता है, परंतु ये सदा के लिए सत्य तथ्य नहीं है। यदि आप कक्षा 11 के उदाहरणों का स्मरण करें यानी उनको याद करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं? स्वतः निषेचन यानी जो हमने प्लांट्स में पढ़ा था। पादपों में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, यानी कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पेड़ में नर और मादा दोनों चीजें रहती हैं, परंतु जब एक ही नहीं, जो अलग अलग होते हैं। मतलब कुछ प्लांट हम देखते हैं, जैसे पपीते में हम देखते हैं कि कुछ बहुत सारे पपीते के प्लांट लगाते हैं तो सारे में नहीं आते, वो सारे में जो फल है वो नहीं आते। उसकी वजह यही होती है कि उसमें कुछ नर और कुछ मादा होते हैं, तो केवल मादा पे ही तो आएंगे और नर तो सिर्फ निषेचन के लिए यूज होता है। तो और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नर और मादा एक ही में होते हैं, उन्हें द्विलिंगी कहते हैं। अथवा जब वो विभिन्न पादपों पर हो एक लिंगी कहलाता है। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी बहुत से फंजाई और जो पादप ऐसे होते हैं जिसमें एक ही प्लांट में नर और मादा दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हो, उन्हें हम उभय लिंगाश्रयी या समथैलेसी कहते हैं। उसमें स्वतः निषेचन होता है। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी या विषम थैलेसी शब्द प्रयोग किए जाते हैं। पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, अर्थात पुंकेसर परागकण वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प जो होता है स्त्र केसर होता है, अर्थात स्त्री केसर धारण किए रहता है। कुछ पुष्पी पादपों में एक अकेला पादप यानी उभय लिंगाश्रयी नर या मादा दोनों लिंगी हो सकते हैं और इनसे उत्पन्न होने वाला पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। यानी कि अगर एक ऐसा प्लांट है जो कि उभयलिंगाश्रयी है, यानी इसमें नर और मादा दोनों स्ट्रक्चर मौजूद हैं, तो उसमें जब निषेचन होगा तो जो उससे पौधा उत्पन्न होगा वो एक लिंगी भी हो सकता है, द्विलिंगी भी हो सकता है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल क्या है। उभयलिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकर विटो तथा नारियल वृक्ष है। नारियल जो है वो उभयलिंगाश्रयी है, जबकि पपीता तथा खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण है, कि पपीता हमने बताया। उन युग्मक प्रकारों के नाम लिखे जो पुंकेसरी और स्त्री केसरी के पुष्पों से बनते हैं। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है? क्या सभी प्रजातियों की व्यष्टि में नर अथवा मादा एक लिंगी पाए जाते हैं? 1.6 के बा में देखना है हमें। ये देखिए
देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ है, जानवरों में दिया हुआ है, उसके बाद नर और मादा अलग अलग दिया हुआ है, फिर उसके बाद उसमें जो मादा होता है उसमें अंडाशय होते हैं, उसमें जो जो उसमें नर है उसमें वृषण उत्पन्न होता है। और देखिए ये यहाँ पे है, ये जो दिया हुआ है द्विलिंगी प्राणी है केचुआ, यानी इसमें मादा नर और मादा दोनों मौजूद है। देखिए इसमें वृषण भी है और अंडाशय भी मौजूद है। फिर दिया है उभयलिंग फिर ये दिया है एक लिंगी प्राणी कॉकरोच, तो इसमें नर अगर रहेगा तो ऐसे रहेगा, ये यहाँ पे वृषण रहेगा, और ये मादा है इसमें अंडाशय रहेगा। फिर देखिए उभय लिंगाश्रयी पादप और एक लिंगाश्रयी पादप, और या जो दिया है वो द्विलिंगी पुष्प है शकरकंद। पुंकेसर देखिए इसमें मौजूद है, अंडप मौजूद है। यहाँ पे देखिए नारी थैलस नर थैलस अलग अलग है, ये स्त्री धानीधर पुंधानीधर, तो ऐसे अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें एग्जाम्पल दिया है, ये एग्जाम्पल याद रखना है कि स्पंज टेपवर्म तथा जोंक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। इसमें नर तथा मादा जनन अंग दोनों ही उभयलिंगी और द्विलिंगी एक प्राणी में पाए जाते हैं। तिलचट्टा एक लिंगी प्राणी का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है ये अर्धसूत्र क्रोमोसोम में द्विगुणित 2n गुणसूत्रों की संख्या तथा कुछ जीवों में अगुणित इन संख्या को रिक्त स्थानों में भरें। यानी मनुष्य में कैसे होता है कि मनुष्य में अर्ध गुणसूत्र जो रहेगा 2n रहेगा, उसमें 46, युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या जो रहेगी 23 रहती है। ऐसे घरेलू मक्खी में चूहा, कुत्ता, बिल्ली, फल मक्खी, ओफियोग्लैमस, सेब, धान, मक्का, आलू, तितली, प्याज। इसको आप जब गूगल करके इसको पूरा फिल करके, ये भी आपके होमवर्क में इंक्लूडेड है। युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन, यानी जब युग्मक बनते हैं तो कोशिका विभाजन उसमें कैसे होता है। ठीक है, अभी हमारा बचा हुआ है ज़्यादा, तो हम यहाँ तक इसे आज कंप्लीट कर देते हैं। सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः दो प्रकार का होता है। नर और मादा हमें पता है युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनके जनक जिससे वो उत्पन्न हुए वो अगुणित हो अथवा द्विगुणित क्यों ना हो। यानी कि जो युग्मक होते हैं अगुणित होते हैं, यानी कि उसके दोबारा फिर और डिवाइड नहीं किया जा सकता। एक गुणित जनक सूत्री विभाजन समसूत्रण के द्वारा युग्मक उत्पन्न करते हैं, जैसा कि हम लोग पहले ही कोशिका विभाजन में पढ़ चुके हैं। जैसे कि ह्यूमन में इसका एग्जांपल है कि 2n रहता है, 46 है, तो जब वो डिवाइड होके आते हैं 23 हो जाते हैं। तो वही चीज़ है, वही उसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल तथा ब्रायोफाइट से है वो अगुणित पादप काय होते हैं। और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफ्राइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिसमें मनुष्य भी शामिल है उनका जनकीकार द्विगुणित होता है। हमें पता है ये चीज़, ये स्पष्ट हो चुका है कि अर्धसूत्री विभाजन जो न्यूनकारी विभाजन है, और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करते हैं, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होकर गुजरते हैं। हम ये आपको पढ़ा चुके हैं, कोशिका विभाजन में डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे ये समसूत्री विभाजन अर्धसूत्री विभाजन कैसे होता है। समसूत्री विभाजन में जो क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही क्रोमोसोम अगली पीढ़ी में आते हैं, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में आधे हो जाते हैं। ठीक है, अब जो है युग्मक स्थानांतरण, उसको हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और जो होमवर्क दिया गया उसको करके आपको स्कूल के नंबर पे व्हाट्सएप करना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना ना भूलें। थैंक यू।